गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने उत्कर्ष करंट अफेयर वर्षिकांक का 44 पेज तक जो है देख चुके हैं, ठीक है। और हम लोग जो है टॉपिक वाइज चल रहे हैं। टॉपिक वाइज यानी आपको जो भी टॉपिक्स नहीं आता है या जो भी टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न है तो आप जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज टॉपिक आपको जो है वो है टॉपिक नंबर 4 और आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 और आर्थिक परिदृश्य और 45 से 55 पेज में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्थिक परिदृश्य तो दिया हुआ है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सफल टीमों में से एक और 4 बार, ध्यान रखेंगे 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 76,000 करोड़ रुपया हो गई है। ग्रे मार्केट में ये 210 से 225 रुपये से प्राइस बैंड में कारोबारी कर रहा है। 2 प्रमुख कारणों से सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स का मार्केट कैप अपनी मूल इकाई से आगे निकल गया है। पहला टीम का दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीतना और दूसरा 2 नई फ्रेंचाइजिंग का रिकॉर्ड कीमतों पर आगामी सीजन से जुड़ना। तो ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका हिस्सेदारी मार्केट में कितना है, तो 76,000 करोड़ रुपए हिस्सेदारी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्मॉल एंड मीडिया इंटरप्राइज के लिए बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न बेंगलुरु में स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत को वर्ष 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न मिले थे तथा भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे, ध्यान रखेंगे अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। तो यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा है, तो नियो बैंक प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये बेंगलुरु में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने अपनी करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है। तो कितने प्रिंटिंग प्रेस है भारत में, 4 प्रिंटिंग प्रेस है नोटों की छपाई के लिए। ये मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक SPMCIL के स्वामित्व वाले और कर्नाटक के मैसूर, ध्यान रखेंगे कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL के स्वामित्व वाले में हैं। तो नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन को आपने देखा ही कहाँ पे है, तो मैसूर में है, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिनटेक ओपन हैकथॉन फोनपे के सहयोग से नीति आयोग फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च किया है, ठीक है। तो फोनपे के सहयोग से नीति आयोग ने फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च किया है। यह हैकथॉन भारत के इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डेवलपर्स को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा।
इस हैकाथॉन का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम हेतु पथ प्रदर्शक की तरह समाधान प्रदान करना है। तो फिनटेक ओपन हैकाथॉन को कौन लॉन्च किया है? तो नीति आयोग और फोन पे के सहयोग से, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी। 3 जनवरी 2022 को एप्पल कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइकी, कोको कोला, मैकडोनाल्ड्स, IBM और फोर्ड की तुलना में एप्पल की मार्केट वैल्यू कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये एप्पल बन गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1976 में शुरू हुई एप्पल को अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने में 42 वर्ष का लंबा सफर तय करना पड़ा था। ठीक है, तो एप्पल जो है, एप्पल की शुरुआत 1976 में हुआ था। ठीक है, और 42 वर्ष में जो है 1 ट्रिलियन का डॉलर का आंकड़ा छुआ था, जबकि 3 ट्रिलियन, ध्यान रखेंगे, 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को मात्र 16 महीने और 15 दिन लगे थे। तो 16 महीने और 15 दिन लगे थे 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्विफ्ट के बारे में दिया हुआ है। स्विफ्ट के बारे में दिया हुआ है, सॉरी स्विफ्ट है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी भागीदारी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसमें स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया है। इससे रूस को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इससे इन देशों के स्वयं के बैंकों और कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, आइए स्विफ्ट के बारे में देखते हैं। स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस है, ध्यान रखेंगे। स्विफ्ट एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस है। यह विश्व के बैंकों को जोड़ने वाला फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बेल्जियम से ऑपरेट किया जाता है और स्विफ्ट से जुड़े बैंकों द्वारा चलाया जाता है। तो इसे जो है बेल्जियम से ऑपरेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फीचर फोन के लिए यूपीआई सुविधा। फीचर फोन के लिए यूपीआई सुविधा यूपीआई 123 पे 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है। इसका नाम डीजी साथी है। ठीक है, तो डीजी साथी भी लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। इन दोनों का सीधा संबंध आम आदमी से है। नेक्स्ट है, डीजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्थापित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, डीजी साथी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्थापित किया गया है। इससे ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे तथा इससे लेन देन करने हेतु इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डीजी साथी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फीचर फोन के लिए यूपीआई सुविधा यूपीआई 123 पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर। भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं की निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% से बढ़कर 4000.8 अरब डॉलर हो गया। ध्यान रखेंगे, 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, किसी वित्त वर्ष में निर्यात का आंकड़ा पहली बार 400 अरब डॉलर के पार गया है।
इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 में यह 292 अरब डॉलर था और वस्तुओं के निर्यात का रिकॉर्ड लक्ष्य 31 मार्च को समाप्त होने वाली वित्त वर्ष के समाप्त होने से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। ठीक है, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के रिकॉर्ड 417.8 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ध्यान रखेंगे, भारत ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के रिकॉर्ड 417.8 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चालू वित्त वर्ष में आयात 589 अरब डॉलर था। तो चालू वर्ष में जो है वित्त आयात जो है 589 अरब डॉलर था। इसके मुताबिक व्यापारिक घाटा करीब 189 अरब डॉलर हुआ था। इस वर्ष प्रत्येक घाटा में करीब 4.6 करोड़ डॉलर मूल्य का सामना एक्सपोर्ट किया गया, जो प्रत्येक दिन करीब 1 अरब डॉलर और हर महीने करीब 33 अरब डॉलर के बराबर है। निर्यात के इस लक्ष्य को हासिल करने में पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, रसायन तथा औषधि क्षेत्र का मुख्य रूप से योगदान रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निर्यात के 3 प्रमुख गंतव्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। तो निर्यात के 3 प्रमुख गंतव्य हैं। फर्स्ट में अमेरिका, सेकेंड में संयुक्त अरब अमीरात और थर्ड में है चीन। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल टोयोटा मिराई। 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी से विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखेंगे, टोयोटा मिराई का शुभारंभ कौन किया है? तो मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली में किए, ध्यान रखेंगे। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और FCI प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। RBIH का उद्देश्य एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। ठीक है, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। LIC और FDI। भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम FEMA में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। ध्यान रखेंगे, बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। तो ध्यान रखेंगे, LIC और FDI। तो भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया है और FDI क्षेत्र में 74% अनुमति देने का निर्णय लिया है। ठीक है, और LIC का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में और इसका मुख्यालय मुंबई में भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच। ठीक है, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच
4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो ध्यान रखेंगे 4 मार्च 2022 को कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है। कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में किया गया है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि को हेतु लगभग 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली, ध्यान रखेंगे, जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली, ठीक है, द कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCS के नाम से वर्ष 2012 में विकासशील है, जिसे आर्मोर या कवच नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, आर्मोर या कवच नाम दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID उपकरण का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जोड़ते हैं तथा ड्राइवर को सतर्क भी करते हैं। ये सभी प्रोग्रामों के आधार पर होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल यानी GCT के संबंध में प्रधानमंत्री के विजन, गति शक्ति और रेल मंत्रालय के नीति के अनुरूप भारतीय रेल के आसनसोल मॉडल यानी डिवीजन ने थापा नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को 10 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला GCT है। ध्यान रखेंगे, GCT है। मैथन विद्युत परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और वर्ष 2011 में यह विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया था। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेवफीड। 9 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नवगठित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त एवं विकास बैंक, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त एवं विकास बैंक NABFID, ठीक है, नेवफीड का नियमन एवं निगरानी RBI अधिनियम 1934 के तहत अखिल भारतीय वित्त संस्था AIFI के रूप में किया जाएगा। ठीक है, नेवफीड का गठन देश में विकास परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाला संस्था के रूप में किया गया है। राष्ट्रपति ने नेवफीड के गठन संबंधी अधिनियम को 28 मार्च 2021 को मंजूरी दी है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग द्वारा उड़ीसा सरकार को MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSMI पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय MSMI पुरस्कार 2022 को उड़ीसा सरकार को जो है राष्ट्रीय MSMI पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उड़ीसा सरकार को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य ने MSMI के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, उड़ीसा ने इस पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम, बिहार ने द्वितीय तथा हरियाणा ने तृतीय स्थान किया है। तो ध्यान रखेंगे, MSMI पुरस्कार में उड़ीसा प्रथम स्थान पे और बिहार द्वितीय स्थान पे और हरियाणा जो है तृतीय स्थान पे प्राप्त किया है। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर, राजस्थान के करौली और कालाहांडी ने
एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में महत्वाकांक्षी जिलों में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। तो वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर, राजस्थान के करौली और कोल्हांडी ने एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में महत्वाकांक्षी जिलों में क्रमशः पहला और दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता है। तो पहला हो गया आपका विरुधुनगर और दूसरा हो गया आपका करौली और तीसरा हो गया आपका कालाहांडी। तो ध्यान रखेंगे महत्वाकांक्षी जिलों में ये पुरस्कार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्णिका। वर्णिका के बारे में देखते हैं। 28 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा केंद्रीय बैंक की सब्सिडी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड की स्याही बनाने वाले यूनिट वर्णिका का उद्घाटन मैसूर में यानी मैसूर कर्नाटक में किया गया। ध्यान रखेंगे यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक नोट या प्रिंटिंग स्याही की पूरी आवश्यकता घर में ही तैयार की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्णिका के उद्घाटन के अवसर पर आरबीआई गवर्नर ने मैसूर में ही भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है। तो मैसूर में ही लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना की आधारशिला रखी है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं रैंप योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के उद्देश्य से रैंप का फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना को मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 से 23 में होगी। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी। इस योजना की कुल परिव्यय 6062.45 करोड़ रुपया है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपया विश्व बैंक से ऋण के रूप में, ध्यान रखेंगे विश्व बैंक से ऋण के रूप में। तो ऋण किससे लिया है? तो विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी 3750 रुपया। शेष 2312.45 करोड़ रुपया की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। तो विश्व बैंक कितना ऋण दिया है? 3750 रुपया और भारत सरकार 2312 रुपया जो है 12.45 करोड़ रुपया भारत सरकार व्यवस्था करेगी। यह विश्व बैंक की सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद दी जा रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिंकलुवेशन। 21 अप्रैल 2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधान के सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिंकलुवेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। वित्तीय समावेशन के लिए लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने का यह उद्यम को प्रथम पहल है। ध्यान रखेंगे फिंकलुवेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। टेक जगत के सबसे बड़े सौदों में से एक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। तो ध्यान रखेंगे टेस्ला के सीईओ कौन है? तो एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं ट्विटर खरीद के 44 अरब डॉलर। तो ट्विटर को कितना में खरीदा है? तो 44 अरब डॉलर के इस सौदे को कंपनी के बोर्ड ने 25 अप्रैल 2022 को मंजूरी दी है। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली यह सोशल मीडिया साइट एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी बन जाएगी। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पद से हटा दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन।
18 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित सीमा से 5 वर्ष पहले यानी 2025-26 तक पूरा करना तय किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून 2018 को अधिसूचित किया था। इस तरह 1 अप्रैल 2023 से देश भर में 20% तक एथेनॉल की मात्रा वाले पेट्रोल के लिए पहला कदम करने के बारे में स्थायी समिति की सिफारिश पर भी निर्णय लिया गया, जिसके प्रकाश में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किया गया है। तो ये जो टॉपिक है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया गया है। कब तक जो है प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है, तो 2025 से 26 तक जो है पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2018 के नीति में संशोधन करके। ठीक है, 2025 से 26 तक ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कपास परिषद का गठन। भारतीय कपास परिषद का गठन 8 मई 2022 को केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन की घोषणा की है। परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम एवं कपास अनुसंधान संस्था का प्रतिनिधित्व शामिल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को की गई थी। 28 मई 2022 को पहली बैठक की गई थी। किसका? भारतीय कपास परिषद का गठन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021-22 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर था। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका से निर्यात 51.62 अरब डॉलर से बढ़कर 76.11 अरब डॉलर हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, 51.62 अरब से बढ़ करके 76.11 अरब डॉलर जो है अमेरिका से निर्यात करता है भारत। ध्यान रखेंगे। वहीं अमेरिका से भारत का आयात भी 2020-21 में 29 अरब डॉलर से बढ़कर 43.31 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, आयात का मतलब होता है कि हम किसी देश से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, और निर्यात यानी हम किसी देश को बेच रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021-22 में भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 115.42 अरब डॉलर रहा, जबकि 2020-21 में 86.4 अरब डॉलर था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपका बीपी कानूनगो समिति। बीपी कानूनगो समिति, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रचुरता का मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की है। इस 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को बनाया गया है। समिति को बैंकों, एनबीएफसी एवं अन्य विनियमित इकाइयों की उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता और प्रचुरता को परख कर अपना आकलन पेश करना है। तो बीपी कानूनगो समिति जो है, भारतीय रिजर्व बैंकों ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रचुरता का मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसको कहा जाता है बीपी कानूनगो समिति। ध्यान रखेंगे।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र वर्ष 2022 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र COEK का उद्घाटन किया है। खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वस्त्रों का डिजाइन तैयार करना और घरों के लिए पर्दे आदि बनाना और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों का विकसित करना है। तो पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा, तो नारायण राणे के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्कों की नई श्रृंखला। सिक्कों की नई श्रृंखला 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की है। ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल हैं। इस सिक्कों में ब्रेल लिपि में भी मूल्य अंकित है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसे पहचान सके। और ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। इन सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इन सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना हुआ है। इन सिक्कों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। तो इन सिक्कों को कौन बनाया है, तो ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SPMCIL ने बनाया है। और उस पर क्या अंकित है, तो अमृत महोत्सव का डिजाइन अमृत है। और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। ध्यान रखेंगे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के मूल्य वर्ग के हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 5, 10 और 20 ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम। ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI फसाई की ओर से ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम को जारी रैंकिंग में इंदौर ध्यान रखेंगे पूरे भारत में पहले स्थान पर है, जबकि वाराणसी दूसरे तथा भोपाल तीसरे स्थान पर है। इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से संचालित किया गया था। यह कार्यक्रम सितंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच अभियान तौर पर चलाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में फसाई को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखेंगे बिहार के रक्सौल में फसाई को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम ठीक है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इंदौर में पूरे भारत में पहला स्थान कौन सा है, तो इंदौर पहला स्थान पे है, वाराणसी दूसरे स्थान पे और भोपाल तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और जो है इसका केंद्र रक्सौल यानी बिहार के रक्सौल को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे भी। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय। 11 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में मंडो नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। ध्यान रखेंगे गोवा के पणजी में मंडोवी नदी के तट पर जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस संग्रहालय का नाम धरोहर रखा गया। इस संग्रहालय का नाम क्या रखा गया है, तो धरोहर रखा गया है। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेंगा के नाम से जाना जाता था। 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवा नदी के तट पर स्थित है। यह संग्रहालय वर्षों से सीमा शुल्क विभाग के कामकाज को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। नोट में दिया है 101 GST के बारे में, इसको देख ले। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से GST लागू है। तो GST 1 जुलाई 2017 से लागू है। 2829 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में
चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई थी। तो चंडीगढ़ में जो है जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में की गई थी। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग कैसिनी घोड़ा दौड़ पर पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट स्थगित कर दी गई है। कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव स्थगित कर उसे पुनर्विचार के लिए जीओएम को वापस भेज दिया गया है। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो 47वीं बैठक कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में, और 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की है। तो 48वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की है, ये भी ध्यान रखेंगे। 47वीं चंडीगढ़ में और 48वीं बैठक नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अरब देशों के साथ इजराइल का पहला बड़ा व्यापार। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो एक अरब देशों के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य दो मध्य पूर्व देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। फरवरी 2022 में भारत के साथ इस तरह के समझौते के बाद इजराइल के साथ यह समझौता यूएई का दूसरा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो अरब देशों के साथ इजराइल का पहला बड़ा व्यापार समझौता, ध्यान रखेंगे अरब देशों के साथ। अरब देशों में से कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक है, उसके साथ जो है इजराइल का पहला व्यापार समझौता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आइकिया का भारत में सबसे बड़ा स्टोर। आइकिया का भारत में सबसे बड़ा स्टोर 22 जून 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अनुसार फर्नीचर और साज सज्जा के सामान बनाने वाले स्वीडन के प्रमुख कंपनी आइकिया ने राज्य में करीब 3000 करोड़ रुपया का निवेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने नागासांद्रा में आइकिया के भारत में सबसे बड़े तथा चौथे स्टोर का उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्री ने नागासांद्रा में आइकिया के भारत में के सबसे बड़े तथा चौथे स्टोर का उद्घाटन किया है। ठीक है, कौन? तो मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ओमनी कार्ड भुगतान समाधान प्रदाता ओमनी कार्ड भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई बन गया है। ठीक है, आरबीआई द्वारा गैर बैंक लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को डिजिटल वॉलेट से नगद निकासी को सक्षम करने की अनुमति देने के बाद यह कदम उठाया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कागज आयात निगरानी प्रणाली। विदेशी व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन कर इन उत्पादों को मुफ्त श्रेणी से हटाकर पीआईएमएस के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली यानी पीआईएमएस की शुरुआत की है। कागज आयात निगरानी प्रणाली 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा, ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीआईएमएस घरेलू क्षेत्रों की किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा न्यूज प्रिंट, हस्त निर्मित कागज, कोटेड पेपर, अनकोडेड पेपर, लिथो एवं ऑफसेट पेपर, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कार्टन लेबल आदि जैसे 201 टैरिफ लाइनों को कवर करने वाले कागज के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात पर लागू होगा। हालांकि करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि जैसे कागज के उत्पादों का अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, यह पंजीकरण संख्या आयात खेप के आगमन के अपेक्षित तिथि से पूर्व
के 75 दिन पहले और खेप के आगमन के अपेक्षित तिथि से पूर्व 5वें दिन के बाद आवंटित नहीं की जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं इसको। कागज आयात निगरान प्रणाली कौन शुरू किया है? तो मुफ्त श्रेणी से हटाकर इसे जो है PIMS के तहत अनिवार्य अंजीकरण के अधिमुक्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। कागज आयात निगरानी प्रणाली का शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से की गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कौन शुरुआत किया है? तो विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT ने, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गीता गोपीनाथ। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। समापन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो वर्ष 2023 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे, ठीक है। गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 2018 में भी ध्यान रखेंगे। उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 3 वर्ष के लिए वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। तो 3 वर्षों के लिए जो है वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन काम किया है? तो गीता गोपीनाथ ने। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कौन बन गई हैं? तो गीता गोपीनाथ, और ये पहली महिला हैं, ध्यान रखेंगे, पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी हैं। पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लाने के 8 महीने बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। MSP समिति का प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। इस 26 सदस्य समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकार भी शामिल है। तो एक बार देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है, कौन किया है? तो केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के 8 महीने बाद फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। MSP समिति के प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन। आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन का निर्माण को मंजूरी दी है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई है 116.65 किलोमीटर होगा, ध्यान रखेंगे। तरंगा हिल अंबाजू आबू रोड नई रेल लाइन है, ठीक है। यह परियोजना वर्ष 2026 से 27 तक पूरी हो जाएगी तथा यह अपने निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। यह मार्ग राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा तथा महेसाणा जिले से होकर गुजरेगा तथा मौजूद अहमदाबाद आबू रोड रेलवे लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। अंबाजू गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर स्थल है जो 51 शक्तिपीठों में शामिल है, ध्यान रखेंगे। अंबाजू जो है गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर स्थल है जो 51 शक्तिपीठ में शामिल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। भारतीय स्टेट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। इससे SBI ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। उनके लिए बैंकिंग और ज़्यादा आसान बना देगा। व्हाट्सएप पर ग्राहक
खाते के शेष राशि की जांच एवं मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकेंगे। यह बैंक और ग्राहकों के बीच आसान डेटा ट्रांसफरिंग की सुविधा प्रदान करेगा। एसबीआई कॉर्पोरेट ग्राहकों एवं एग्रीगेट्स हेतु एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग भी शुरू करेगा। इस प्रणाली के तहत एपीआई का उपयोग बैंक और क्लाइंट सर्वर के बीच संवाद करने के लिए किया जाता है। जुलाई 2017 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है महिला वित्तीय संस्थान। 25 जुलाई 2022 को राजस्थान प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। राज्य में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना राज्य में सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर राज्य स्तरीय सहकारिय वित्तीय संस्था के रूप में राजीविका के मध्य से की जा रही है। राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसके सदस्य होंगे और राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष कुल 50 करोड़ रुपए, प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह भारत सरकार से 110 करोड़ रुपए के अनुदान हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट है महिला निधि के माध्यम से 40,000 रुपये तक के ऋण 48 घंटे में एवं इससे अधिक राशि के ऋण 15वें दिवस के समय सीमा में वितरित हो सकेंगे। डिजिटल भुगतान सूचकांक 27 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में भुगतान डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI DPI निर्मित करने की घोषणा की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा तथा इससे पहले 304.46 था। RBI DPI सूचकांक ने हाल ही के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने और उसकी गहनता को प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रदर्शित किया। RBI द्वारा DPI के मापने में 5 व्यापक पैरामीटर्स को शामिल किया गया है जो देश के विभिन्न समय अवधि में हुए डिजिटल भुगतान का गहन अध्ययन करने में सक्षम है। 5 व्यापक पैरामीटर्स देख लेते हैं। भुगतान एनेबलर्स वजन जो है 25%, भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष कारक 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15%, भुगतान प्रदर्शन 45%, उपभोक्ता केंद्रित 5%। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर में, ध्यान रखें, और अमेरिका ने किया है। इसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 84,835 मिलियन अरब डॉलर का उच्चतम वार्षिक FDI प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। ठीक है, पिछले वित्त वर्ष 2020-21 12.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह में 76% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपका है आंकड़ा, देख लेते हैं। तो शीर्ष FDI सोर्सिंग राष्ट्र है। फर्स्ट नंबर पे जो है सिंगापुर है, ध्यान रखें, फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। ठीक है, और शीर्ष लक्ष्य कर्नाटक सरकार। और सेकेंड है अमेरिका, सेवा क्षेत्र, वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय व्यवस्था, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कुरियर, टेक, परीक्षण और विश्लेषण में है।
ठीक है, और सेवा क्षेत्र में महाराष्ट्र। और तीसरा में है मॉरिशस, ऑटोमोबाइल उद्योग दिल्ली है, ऑटोमोबाइल उद्योग दिल्ली है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने, निर्यात व्यवसाय को गति देने में बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की औद्योगिक संरचना को विकसित करने में उद्योग लगाने वाले की सीडीबी द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्यान रखेंगे, सीडीबी द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण से जुड़को परियोजना के निष्पादन के लिए एक तकनीकी और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेगा। यह करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफ़र तक की सुविधा मिलेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कृषि एवं खाद्य उत्पादों, वस्त्र, टसर उत्पाद तथा इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण 2 वर्ष में पूरा होगा। नेक्स्ट है सोने के सिक्के मोसिओतुनिया। सोने के सिक्के मोसिओतुनिया। जिम्बाब्वे, ध्यान रखेंगे, जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुनिया, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुनिया नाम के सोने के सिक्का लॉन्च किया है। जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने लॉन्च की घोषणा करते हुए वाणिज्य बैंकों को 2000 सिक्के वितरित किया है। जुलाई 2022 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़ाकर 190% हो गई और इस प्रकार केंद्रीय बैंकों को ब्याज दर 2 गुना बढ़ाकर 200% हो गई। जिम्बाब्वे ने डॉलर की कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए नए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केबी सुब्रमण्यम समिति। अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता केबी सुब्रमण्यम ने की है। ध्यान रखेंगे, अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष समूह गठित किया है, जिसकी अध्यक्षता केबी सुब्रमण्यम ने की है। सलाहकार समिति को निवेश और वित्तीय बाजार में विदेशी निवेशकों से संबंधित मुद्दे पर परामर्श देने की दायित्व दिया गया है। इस समिति ने उपलब्ध निवेश अवसरों की समीक्षा करते हुए बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में सहायता प्रेषित किए हैं। तो ध्यान रखेंगे, केबी सुब्रमण्यम ने क्या किया है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, की अध्यक्षता किया है केबी सुब्रमण्यम। ध्यान रखेंगे, सेबी की। आइए नेक्स्ट है, 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। भारत ब्रिटेन को पछाड़ते हुए, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन को पछाड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है, यानी 4 लोग हैं। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकेंड चीन, थर्ड पे जापान और जर्मनी से पीछे है। और किसको पछाड़ा भारत, तो ब्रिटेन को पछाड़ा। ध्यान रखेंगे, एक दशक पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें नंबर पर था। ठीक है, भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले यूके पाउंड को पीछे छोड़ दिया है। तो डॉलर के मुकाबले जो है यूके पाउंड को पीछे छोड़ दिया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूके पाउंड। रिपोर्ट के अनुसार नाम मात्र नकदी के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मार्च के तिमाही में 854.7 बिलियन डॉलर था, जबकि इस अवधि में यूके की अर्थव्यवस्था का आकार 814 बिलियन डॉलर था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि दर्ज कर रही है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 1% से भी कम की दर से बढ़ रही है। इन्हीं कारणों से भारत का तेजी से विकास हुआ, परंतु ब्रिटेन भारत की तरह प्रदर्शन नहीं कर सका और 6ठे स्थान पर आ गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही
अप्रैल जून में देश की जीडीपी 13.5% रही थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं सिल्क मार्क एक्सपो 2022। 22 अगस्त 2022 को कपड़ा एवं रेल मंत्रालय मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे कौन किया है, तो कपड़ा एवं रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने, ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक, इसका आयोजन सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन जो है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का उद्घाटन कौन किया है, तो श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। ध्यान रखेंगे ये कपड़ा एवं रेल राज्य मंत्री हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं सिल्क मार्क। इसे 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 17 जून 2004 को लॉन्च किया गया था। यह लेबल पेपर हैंग टैग और सिले हुए लेबल के रूप में होते हैं। ये केवल सिल्क मार्क के अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा शुद्ध रेशम उत्पादों पर लगाए जाते हैं एवं प्रत्येक लेबल में एक होलोग्राम और उस पर एक यूनिक नंबर छपा होता है। वित्तीय मध्यस्थता कोष 8 से 9 सितंबर 2022 को विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए विश्व बैंक द्वारा नवंबर 2022 में निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसे महामारियों को रोकना, नियंत्रित करना आदि हेतु निम्न में मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर निवेश एवं तकनीकी सहायता के जरिए महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने में सहायक होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी ऑफ 30 दिन। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन के बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। ट्राई ने 7 महीने पहले भी यह निर्देश जारी किए थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों इसका पालन नहीं किया था। इसलिए ट्राई ने, ध्यान रखेंगे, ट्राई ने दोबारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है। ठीक है, ट्राई के इस फैसले के बाद 1 वर्ष में कराए गए रिचार्जों की संख्या में कमी आएगी और ग्राहकों के 1 महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे। कंपनियों की नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालन करने को कहा गया है। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण की स्थापना, ध्यान रखेंगे, 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 20 फरवरी 1997 को जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ट्राई का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन है, तो ये है डॉक्टर PD बघेल। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर PD बघेल हैं ट्राई के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। HDFC बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी कर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ध्यान रखेंगे, इसके लिए बैंक अपने सभी ग्राहकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें ई-बैग में माइग्रेट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी या ई-बाजी आमतौर पे बैंक गारंटी से जुड़े भौतिक दस्तावेजीकरण को समाप्त कर देता है। ई-बीजी लाभार्थी को डिजिटल रूप से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ई-बीजी प्रक्रिया को सरल बनाने और धोखाधड़ी एवं हेराफेरी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए NESL, CBC, CBI समिति और IBA के परामर्श से विकसित किया गया है।
ईबीजी एपीआई आधारित डिजिटल वर्कफ्लो के माध्यम से NESL पोर्टल पर जारी किया जाएगा। अब है आपका अडानी समूह। अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। ध्यान रखेंगे, अडानी समूह जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। अंबुजा सीमेंट्स और ACC का विलय बुनियादी ढांचा और सामग्री के क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है। ध्यान रखेंगे, पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी अमेजन के जेफ बेजोस को पछाड़कर हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अमेजन के जेफ बेजोस को पछाड़कर हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं अडानी। ठीक है, गौतम अडानी। ध्यान रखेंगे। REC LTD को महारत्न कंपनी का दर्जा। 21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC LTD को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज़्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा। REC महारत्न का खिताब पाने वाला 12वीं कंपनी है। ध्यान रखेंगे, 12वीं कौन कंपनी है? REC। ठीक है, वर्ष 1969 में स्थापित हुआ था। REC 1969 में स्थापित। REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है जो देश भर में बिजली क्षेत्र की वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अब आइए, भारत में महारत्न PSUs की संख्या है। तो PSUs की संख्या, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स क्रम इसका जो है 7वां है। राष्ट्र ताप विद्युत निगम लिमिटेड है ये। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो क्रम संख्या 8वां है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का 9वां स्थान है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड का 10वां स्थान है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का 11वां स्थान है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 12वां स्थान है। REC लिमिटेड है। ध्यान रखेंगे, REC लिमिटेड है। महारत्न का दर्जा, महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। ध्यान रखेंगे, 5,000 करोड़ रुपया से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबारी 25,000 करोड़ रुपया रहा हो और फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपया हो। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, सरकार ने SPSES को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किया है। नेक्स्ट है PM केयर्स फंड। PM केयर्स, अरे तोर बहन जी तो रे, तीन पेज और रह गया।
भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया है। तो पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी किसको बनाया गया है? तो ये लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष करिया मुंडा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस को ध्यान रखेंगे। भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और इंडो कॉपर्स और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को पीएम केयर्स फंड के सलाहकारी बोर्ड से मनोनीत किया गया है। अब है आपको पीएम केयर फंड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड है, इसको बोला जाता है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2022 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कराया गया था। इस फंड को कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत उपायों के हिस्से के रूप में बनाया गया था। सौर ऊर्जा संयंत्र। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। अमेजन राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। तो अमेजॉन जो है राजस्थान में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना करेगा 420 मेगावाट का, ध्यान रखेंगे, और साथ ही 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। रेन्यू पावर 210 मेगावाट, एमपी एनर्जी इंडिया 100 मेगावाट और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदारी 110 मेगावाट बिजली संयंत्र विकसित करेगा। अमेजन भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा, जिसमें 4.09 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। मून लाइटिंग ध्यान रखेंगे, मून लाइटिंग। आईटी कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह पहली बार है जब किसी आईटी कंपनी ने मून लाइटिंग की वजह से इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों को निकाला है। ध्यान रखेंगे, मून लाइटिंग, जब कोई कर्मचारी अपनी स्थायी नौकरी के साथ दूसरे जगह भी चोरी छिपे काम करता है तो उस तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग और सरल शब्द में साइड जॉब भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मून लाइटिंग किसे कहा जाता है? जब कोई कर्मचारी अपनी स्थायी नौकरी के साथ दूसरे जगह भी चोरी छिपे काम करता है, उस तकनीकी द्वारा तौर पर मून लाइटिंग और सरल शब्दों में साइड जॉब भी कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर रात में वे वीकेंड पर किए जाने के कारण साइड जॉब को मून लाइटिंग कहा जाता है। आईआईटी उद्योग में मून लाइटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है। नेक्स्ट है रुपया व्यापार यूको बैंक। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र को ऋणदाता यूको बैंक रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंकों की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। जुलाई में आरबीआई ने भारतीय बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं। आरबीआई ने भारत, श्रीलंका और रूस सहित अन्य देशों के बीच व्यापार समझौतों को भी अनुमति दी है। अब है रुपे क्रेडिट कार्ड। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने घोषणा की है कि अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के रूप में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस श्रेणी के लिए 2000 से कम और उसके बराबर की लेन देन राशि तक शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू होगा। आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की मंजूरी दी है। यह ग्राहकों के लिए एक सहज और डिजिटल रूप से सक्षम क्रेडिट कार्ड अनुभव प्रदान करेगा। क्रेडिट कार्ड को अब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी यूपीआई आईडी से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार सीधे और सुरक्षित भुगतान लेन देन किया जा सकेगा। चीन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक। भारत विश्व में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक,
उपभोक्ता तथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ध्यान रखेंगे भारत। देश में चीन 17 अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है, जिसमें से लगभग 3,574 मीट्रिक टन गन्ने को चीनी मिलों ने संवर्धित करके करीब 394 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है। इसमें से एथेनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। ठीक है, इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। ठीक है। नोट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि चीनी का निर्यात 2017 से 18 में 6.8 लाख मीट्रिक टन से 2021-22 में बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। डच, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम डच की शुरुआत की है। डच एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक, एनबीएफसी जैसे पर्यवेक्षित संस्थाओं से अनुपालन कल्चर की ओर बेहतर बनाना चाहती है। डच का अर्थ है कुशल और सक्षम। एप्लीकेशन की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से बैंकों को स्वचालित कार्य प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाना चाहता है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर इस एप्लीकेशन की मदद से बैंक एनबीएफसी के कामकाज पर सुचारू रूप से निगरानी करना चाहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपी की शुरुआत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रूपी की शुरुआत की है। यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है, जिसमें 9 बैंक एसबीआई, बॉब, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और एचसीबीसी बैंक शामिल हैं। आरबीआई होलसेल ट्रांजैक्शन के बाद रिटेल के लिए डिजिटल रूपी को शुरुआत कर सकता है, जो 1 माह के अंदर शुरू होने की संभावना है। इस रूपी का उपयोग सरकारी सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भुगतान प्रणाली की अधिक सक्षम बनाना और धन शोधन को रोकने में मदद मिलेगा। भारत सरकार ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा की थी। सोने की एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाले केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ओल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मार्चेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीति के साथ देश में अपने सभी स्पोर्ट्स पर एक समान सोने की कीमत लागू करने की पहल की है। देश में सोने की खपत करने वाला एक शीर्ष राज्य होने के नाते केरल देश में सोने की एक समान कीमत के लिए मंच तैयार कर सकता है। भारत का पहला स्टिकर अथॉरिटी डेबिट कार्ड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर अथॉरिटी डेबिट कार्ड यानी फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता को स्टिकर को टैप करके लेन देन करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता के बिना दुकानों, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर टैप कर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट टैप एक नियमित डेबिट कार्ड के आकार का 1/3 है, जिसे ग्राहकों की पसंद की किसी भी सतह, घड़ी और रिंग जैसे पहनने योग्य उपकरणों पर चिपकाया जा सकता है। यह बिना पिन के
5,000 रुपये तक का लेन देन को सक्षम बनाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवेशों के बीच आयोजित किया गया है। शिकार उनके जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए सभी कई शिकारों पर हुई और निवेशक दीदी ने शिकार से ही स्थानीय कश्मीरी भाषा में वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित किया है। इस प्रकार पूरा सत्र डल झील के पानी में आयोजित किए गए हैं। सवर्णे ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की पहली सवर्णे ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। हरित परियोजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। यह मंजूरी फ्रेमवर्क पंचामृत के तहत भारत की प्रतिबद्धता के नक्शे कदम पर दी गई है, जिसके जैसे कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में कोप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया था। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु संप्रभु ग्रीन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया गया था। व्यापक विचार विमर्श करने और गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद CICERO ने भारत के ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को गुड गवर्नेंस स्कोर के साथ मीडियम ग्रीन की रेटिंग दी है। मीडियम ग्रीन रेटिंग उन परियोजनाओं पर समाधानों को दी जाती है जो दीर्घकालिक दृष्टि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेजन कंपनी के बारे में जानते हैं। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन $1 ट्रिलियन खोने वाली विश्व की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अमेरिका में मंदी की आशंका, बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस वर्ष कंपनी के शेयर में ऐतिहासिक बिकावली शुरू हुई है, जिसके कारण यह गिरावट आई है। अमेजन का बाजार मूल्य वर्तमान में $879 बिलियन हो गया है। अमेरिका की 5 बड़ी टेक कंपनियां इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा और अमेजन के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जो राजस्व के लिहाज से इस वर्ष बाजार मूल्य में लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। अमेजन के CEO हैं एंडी जेसी, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। ठीक है, यह एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। इसे शंघाई गोल्ड एक्सचेंज और बोर्सा इस्तंबुल की तर्ज पर स्थापित करने का लक्ष्य है, ताकि भारत को बुलियन फ्लो के लिए एक प्रमुख क्षेत्र केंद्र बनाया जा सके। बुलियन का मतलब है उच्च शुद्धता का फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, जिसे बार सिलियो या सिक्के के रूप में रखा जाता है। इसे अक्सर केंद्रीय बैंकों या संस्थागत निवेशकों द्वारा स्वर्ण भंडार के रूप में रखा जाता है। नई टेलीविज़न लिमिटेड। अडवाणी ग्रुप ने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है। 26% हिस्सेदारी और खरीदने के लिए उसने 294 करोड़ रुपए में एक ओपन ऑफर जारी किया है, जिसके फेस वैल्यू ₹4 है। NDTV के 26% या 16,762,530 इक्विटी शेयरों के लिए अगर प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है तो अडानी ग्रुप को इसके लिए लगभग 483 करोड़ रुपए चुकाना होगा। अब है आपका ई-रूपी। रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये ई-रूपी
के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ERR को एक डिजिटल टोकन के रूप में स्थापित करना है जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। यह उसी मूल्य वर्ग में जारी किए जाएंगे जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। यह बिचौलियों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। उपयोगकर्ता इसका उपयोग इसमें भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश की गई और मोबाइल फ़ोन उपकरणों पर संग्रहित डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ERR के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे। ERR भौतिक नकदी जैसे विश्वास, सुरक्षा और अंतिम निपटान जैसी सुविधाओं की पेशकश करेगा। नकदी के मामले में यह ब्याज रहित रहेगा और वह इसी बैंकों में जमा कर अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पायलट योजना में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है, जिसके पहला चरण देश के 4 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक, IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होंगे। बाद में इस पायलट प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होगा। यह शुरू में 4 शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, भुवनेश्वर को कवर करेगा तथा बाद में अहमदाबाद, गंगटोक और गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक विस्तृत होगा। विश्व का पहला गोल्ड ATM सोना क्रय विक्रय करने वाला गोल्ड सिक्का कंपनी 3 दिसंबर को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के तकनीकी समर्थन से अपना पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया है। यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है। गोल्ड ATM के जरिए लोग अपने डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। इसमें 5 ग्राम से 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्येक ATM में 5 किलोग्राम सोना रखने की क्षमता होगी तथा जिसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपया होगी। ये सिक्के 24 कैरेट सोने और 999 प्रमाणित होंगे। कंपनी द्वारा देश भर में लगभग 3000 ATM स्थापित करने का लक्ष्य रखेगा। रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की गई, जिसमें रेपो दर 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो, पर्सनल लोन इत्यादि प्रकार के सभी लोन की EMI पर असर पड़ेगा। इससे पहले सितंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दर को 5.40% से बढ़ाकर 5.90% किया गया था। नेक्स्ट है मॉनेटरिंग पॉलिसी की मीटिंग प्रत्येक 2 महीने में होती है, जबकि इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी तथा RBI ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन RBI ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट दर को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश की केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्य बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। मौद्रिक नीति समिति। मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिए तरलता में सुधार करना है। RBI अधिनियम की धारा 45 ZB के अनुसार MPC में अर्थशास्त्र और बैंकिंग, वित्त, मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले 6 सक्षम व्यक्ति सदस्य रूप में होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष के रूप में, उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले बैंक के एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य। ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने
सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह अल्पकालिक विदेशी मुद्रित तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन के रूप में श्वेत समर्थन प्रदान करता है। यह समझौता MMA को RBI से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट पेज है दोस्तों। इस नए संशोधित मुद्रा विनिमय समझौते के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपये या यूरो में आहरण किया जा सकता है। भारतीय रुपये में आहरण करने पर कुछ विशेष रियायतों भी प्रदान की गई है। RBI द्वारा सार्क देशों के साथ 2009-2022 के लिए मुद्रा विनिमय समझौते की रूपरेखा को संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। RBI वर्ष 2019-22 तक मुद्रा विनिमय समझौते को संशोधित रूपरेखा के तहत $2 बिलियन के समग्र कोष के अंतर्गत मुद्रा विनिमय की व्यवस्था जारी रखेगा। महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय द्वारा $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर 2 महिलाओं जेनेट एलेन और अमेरिका वित्त मंत्री मैरिलिना मलेरेबा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह नोट 2023 की शुरुआत से ही देश में सर्कुलेट हो जाएंगे। ठीक है। जेनेट एलेन अमेरिका के फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष और संस्था की पहली महिला प्रमुख हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा नोटों के वित्त विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रा ब्यूरो द्वारा मुद्रित किए जाने और फेडरेशन रिजर्व यह तय करता है कि कितने मुद्रा नोट मुद्रित किए जाएंगे। ट्रेजर विभाग के उत्कीर्ण और मुद्रण ब्यूरो के पास फोर्ट तथा टेक्सास और वाशिंगटन में 2 नोट छपाई की सुविधा है। स्पाइस मनी एक्सिस बैंक समझौता। फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने निजी क्षेत्रों में एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। तो फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया, ध्यान रखेंगे, निजी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, इस समझौते के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल जीरो बैलेंस पर बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। स्पाइस मनी का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच वित्तीय समावेशन की मौजूदगी अंतर को कम या खत्म करना है। ग्रामीण जनता को उसके द्वार पर सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं इस करार के तहत पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। फिनटेक फर्म स्पाइस मनी के फाउंडर दिलीप मोदी के अनुसार इससे हजारों ग्रामीण वित्तीय तौर पर सशक्त बनेंगे। स्पाइस मनी नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 10 लाख अधिकारी काम करते हैं। वहीं इन अधिकारियों के दायरे में लगभग 18,000 से ज़्यादा पिन कोड आते हैं, जहां पर ये अपनी सुविधा मुहैया कराते हैं। इनका नेटवर्क लगभग 700 जिलों के 5,000 ब्लॉक्स में करीब 10 करोड़ घरों में अपनी सुविधा देता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के तहत नियंत्रण वाली फिनटेक कंपनी ग्रामीण इलाकों में कई तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती है, जिसमें नकदी जमा और निकासी, इंश्योरेंस, प्रीमियम, बिल भुगतान और लोन शामिल है। सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी। दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा उपग्रह संचार के लिए सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला देश है। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। उपग्रह संचार। उपग्रह संचार किसी भी संचार लिंक को संदर्भित करता है जिसमें इसके प्रसार पथ में एक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग शामिल होता है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही उपग्रह संचार तकनीकी कहलाता है। उपग्रह संचार उच्च आवृत्ति संकेतों का उपयोग करते हैं। वे उपग्रह भूस्थैतिक, मोलनीय, अंडाकार और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में पाए जाते हैं और पारंपरिक पॉइंट टू पॉइंट संचार, मोबाइल एप्लीकेशन तथा टीवी पर और रेडियो कार्यक्रम
के वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके तहत 2000 से अधिक कृत्रिम उपग्रह है। कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस 15 दिसंबर 2022 को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने गुजरात में अपना स्वदेशी मेक इन इंडिया कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी महाराजा के शताब्दी समारोह के अवसर पर उपभोक्ताओं और किराना भागीदारों के लिए इंडिपेंडेंस की शुरुआत की गई है। इस ब्रांड के तहत स्टेपल प्रोसेस्ड फूड रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले सामान ही सहित कई श्रेणियों के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। कंपनी का लक्ष्य गुजरात को गो टू मार्केट स्टेट के रूप में विकसित करना है। गो टू मार्केट के रूप में गुजरात के ब्रांड रिलायंस के भरोसे और आत्मीयता को आगे बढ़ाते हुए कंपनी चाहती है कि इंडिपेंडेंस एक ऐसे सशक्त आंदोलन बने जिससे उपभोक्ताओं से लेकर मैन्युफैक्चरर्स, वितरकों और किराना पार्टनर्सों जैसे सभी हितधारकों को मजबूती मिल सकेगी। तो यहाँ तक रहा दोस्तों, 55 पेज तक हम लोगों ने देख लिया है। और अब जो वीडियो आएगी आपको बिल्कुल टॉपिक्स वाइज, इससे क्या होगा कि वीडियो जो है आप कम समय में टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।